नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान अंसार अजीज़ नदवी और आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं सीधी बात। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त हिंदुस्तान की 5 रियासतों में असम्बली इंतखाबात का पारा चढ़ चुका है, बल्कि बाज़ जगह इंतखाबात हो भी चुके हैं, नताइज का इंतज़ार है। तो साथ ही पूरे मुल्क में इस वक्त पार्लिमानी इंतखाबात के लिए तमाम तर सियासी पार्टियां कमर बांध चुकी हैं और तरक्कियात पर, मुल्क अजीज़ की रोशन मुस्तकबिल पर, यहाँ के मज़दूरों और किसानों की बढ़ते जराइम के गिराफ की, किसानों की खुदकशियों की, बेरोज़गारों के खुदकशियों की, इन मसाइल पर कोई बहस नहीं हो रही है। बस हर तरफ एक ही मुद्दा छाया हुआ है, बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि। और माहौल को बहुत ही खतरनाक और हैबतनाक अंदाज में गरमा कर सिर्फ धर्म के नाम पर पार्लिमानी इंतखाबात जीतने की कोशिश की जा रही है। और ये बात अब पूरा हिंदुस्तान भी जान चुका है। अगर सिर्फ टीवी मीडिया होता और प्रिंट मीडिया होता तो हिंदुस्तान की आवाम खरीदे गए गोदी मीडिया के बातों पर ईमान लाती, मगर अल्लाह का करम है कि उसने एक मुतबादिल हम लोगों के सामने पेश किया, इस कौम को दे दिया है। वो है सोशल मीडिया और एक सच्चा पक्का हिंदुस्तानी जो सबको लेकर चलने पर विश्वास रखता है, यकीन रखता है। वो दिल खोलकर नाइंसाफी और जुल्म के खिलाफ बोल रहा है। बहरकैफ ये अलग मौजू है। दरअसल गुज़िश्ता कई दिनों से राजस्थान से सीधी बात के चाहने वाले जो लाखों की तादाद में है पूरी रियासत में, ये मुतालबा कर रहे थे कि आपने तेलंगाना और मध्य प्रदेश के साथ जब जब भी जहां जहां इलेक्शन होता है उस पर आप अपना तनकीदी तबसरा रखते हैं, मगर मध्य प्रदेश के सिलसिले में आपने अभी तक बात नहीं की। दरअसल इस पर मेरी सीधी बात गुज़िश्ता हफ्ते ही आने वाली थी, मगर अचानक 2 अलग अलग उन्वानों पर मुझे हंगामी तौर पर सीधी बात लानी पड़ी, तो ये मौजू रह गया था। लिहाजा अब ये मौजू लेकर के आपके सामने हाजिर। बहरकैफ चलिए फिर राजस्थान के असेंबली इंतखाबात की बात करते हैं। दरअसल यहां के मकामी मीडिया के तबसरों पर, फिर नेशनल मीडिया के तबसरे जो एक तरफा होते हैं, अक्सर उन सब से नजरें हटाकर जमीनी सतह की बात करें तो लगता है कि यहां की आवाम वसुंधरा राजे, जो फिलहाल राजस्थान की वजीर आला हैं, उससे बहुत ही नाराज हैं, नाला हैं। अखबारात का कहना है कि कांग्रेस की हवा चल रही है और खुद बीजेपी के कारकुनान इस बार बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। और फिर राजस्थान के असेंबली इंतखाबात के नताइज की रिवायत पर भी नजर दौड़ाई जाए तो यहां हर 5 साल में हाकिम बदल जाता है, इख्तिदार बदल जाता है, सरकार बदल जाती है। यहाँ की सियासी तारीख और इंतखाबात के नताइज की तारीख उठाइए, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि 25 साल कबल भैरव सिंह शेखावत ने गद्दी संभाली, तो बाद में अशोक गहलोत ने, उसके बाद अशोक गहलोत को वसुंधरा ने हरा दिया, फिर अशोक गहलोत ने वसुंधरा को चलता कर दिया, एक के बाद दूसरे बदलते रहे। उसके बाद फिर अशोक गहलोत को वसुंधरा राजे ने हरा कर गद्दी संभाली और अब फिर से इंतखाबात का बिगुल बज चुका है। इधर बीजेपी पूरी तरह एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और उधर कांग्रेस भी, मगर कांग्रेस कहीं इस गहलत फहमी में तो नहीं कि इस बार भी वही रिवायत बरकरार रहेगी। एक साल बीजेपी को और एक अहद बीजेपी को और दूसरा वक्फा कांग्रेस को, जबकि हकीकत यह है कि जमीनी सतह पर वाकई में कांग्रेस की हवा चल रही है। एबीपी न्यूज ने 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात की जब तारीख का ऐलान किया गया तो उस वक्त एक सर्वे किया था। इस चैनल ने, अभी तक भी सर्वे हो रहे हैं लेकिन हालिया सर्वे पर मैं यकीन नहीं रखता, इसलिए मैं आप लोगों के सामने नहीं बयान कर रहा हूं। इस चैनल ने सी वोटर के ओपिनियन पोल्स के मुताबिक 3 रियासतों के इंतखाबात में बीजेपी को झटका लगने की बात कही थी, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी इख्तिदार से बाहर हो सकती है कहा था। ताजा सर्वे के मुताबिक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर होगी, ये सर्वे आया।
वहीं राजस्थान में कांग्रेस बड़े फर्क के साथ इक़्तिदार में वापस आएगी, यह बात कही जा रही है। और ये जो सर्वे किया गया था 1 सितंबर से यानी 1 सितंबर से 30 सितंबर के दरमियान किया गया था और उसके बाद लगातार सर्वे जारी है। राजस्थान में 7,797 लोगों से राय ली गई थी और सर्वे के मुताबिक राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अपने दम पर कांग्रेस वापस इख्तिदार पर आ सकती है। कुल 200 सीटों वाले राजस्थान में कांग्रेस अकेले 142 सीटें जीत सकती है, यह कहना है सर्वे का। नाज़रीन, इसकी वजूहात कई हैं, क्यों कांग्रेस आएगी और बीजेपी क्यों हारेगी, इसके अपने कुछ वजूहात हैं, उन्हीं वजूहात के बिना पर सर्वे किया जाता है। मसलन ग्राउंड रियलिटी को देखें तो इम्साल के आगाज में यहां 3 सीटों पर, जिसमें 2 लोकसभा की थी और 1 असेंबली नशिस्त थी, उसमें जब वोटिंग हुई तो बीजेपी की बुरी तरह से शिकस्त हुई और इस तरह की बुरी शिकस्त के बाद तभी से गुमान जाहिर किया जा रहा था कि इस बार राजस्थान के अवाम पूरी तरह बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। दरअसल रियासत में किसानों का एहतिजाज हाईकोर्ट की जानिब से, जो बहुत बड़ा एहतिजाज हुआ जिसको आप जानते हैं इस साल के आगाज में, हाईकोर्ट की जानिब से गुज्जर समाज के तहफ्फुज़ात पर जो बिल आई उस पर रोक और अफसरों के खिलाफ एहतियाती तहकीकात के ऑर्डिनेंस, गौरक्षा के नाम पर तशद्दुद और फिर पद्मावत फिल्म को लेकर जो तनाज़ा हुआ जो 2-3 महीने तक लगातार जारी रहा, रियासत भर में इससे बीजेपी की खूब बदनामी हुई। पद्मावत से पैदा हुआ तनाज़ा, राउडी शीटर चतवर सिंह और गैंगस्टर आनंदपाल गुज्जर का इनकाउंटर कांग्रेस के लिए तबके की बुनियाद पर राजपूतों की हिमायत का मूजिब बन रहा है। यानी राजपूत कांग्रेस के करीब होते दिखाई दे रहे हैं और यह बहुत बड़ा समाज है राजस्थान का। इसी तरह गुज्जर समाज भी हुकूमत के तहफ्फुज़ बिल पर हाईकोर्ट की रोक के बाद बीजेपी से नाराज चल रहा है। और तीसरा मसला किसानों का है। पिछले साल सितंबर में शेखावत इलाके में किसानों के 13 रोजा एहतिजाज के बाद बीजेपी हुकूमत ने ज़राअत के लिए किसानों को 50,000 का कर्ज देने का ऐलान किया था, मगर अब तक उस पर कोई अमल नहीं हुआ। तो किसान भी नाराज है और अब तक किसानों का मरकजी हुकूमत के खिलाफ बल्कि पूरे हिंदुस्तान के किसान नाराज चल रहे हैं। अभी 1-2 दिन पहले आपने दिल्ली में उनका मंजर देखा होगा। जीएसटी और नोटबंदी को लेकर कारोबारी तबका, मुतवस्सित दर्जे का तबका बेहाल है और बीजेपी से वैसे भी नाराज है। इस बीच बीजेपी के बागी लीडरान भी पूरी तरह से कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करने लगे हैं। जैसे पार्टी के रुकन असेंबली और साबिक मरकजी वजीर जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए। इनके अलावा भी कई मुकामी लीडरान हैं जो कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करते जा रहे हैं, जिसको देखकर और राजस्थान में मकामी सतह पर वसुंधरा राजे के खिलाफ बगावत देखकर यही कह सकते हैं कि इस बार भी राजस्थान अपनी रिवायत बरकरार रखेगा और कांग्रेस के दामन में चला जाएगा। बहरकैफ नाज़रीन, एक ब्रेक की इजाजत दे। ब्रेक के उस बार यह समझने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान के मुसलमानों की आखिर क्या सूरत हाल है। नाज़रीन, इस्तक़बाल है सीधी बात की अनोखी महफिल में। नाज़रीन, अगर मैं बगैर किसी तरद्दुद के, बगैर किसी हिचकिचाहट के, पूरे ज़ोर शोर के साथ, बल्कि पूरे यकीन और एतमाद के साथ अगर यूँ कहूँ कि हिंदुस्तानी मुसलमान सियासी सोच के एतबार से पूरी तरह ज़ीरो और सिफर हैं, तो इस बात से आप शायद इत्तेफाक करेंगे और करना होगा, ना करें तो कोई बात नहीं। ये बात पहले आप लोग वाजे कर लें कि इदारा सीधी बात मुल्क के किसी भी तरह के इंतखाबात में
किसी मखसूस पार्टी का ना कभी हामी रहा है, ना आइंदा कभी किसी पार्टी की हिमायत करेगा। सीधी बात की अपनी एक पॉलिसी है कि सिर्फ सियासी तबसरे और मकामी सतह की सच्चाई और हकीकत को बयान करे जो नजर आता है। इसके अलावा किसी मखसूस पार्टी की हिमायत या मुखालिफत कभी नहीं करता। इस चीज को आप जहन में रखें। बहरकैफ राजस्थान में अब की बार मुस्लिम उम्मीदवार कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा दर्द-ए-सर बनने वाले हैं, जैसे हमेशा दूसरे इलाकों में बनते आए हैं। इसके अलावा किसी मखसूस, जैसे राजस्थान असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस ने जिन जिन सीटों पर अपने मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए हैं, वहां आजाद उम्मीदवारों की यानी मुस्लिम उम्मीदवारों की पूरी फौज नजर आ रही है। यानी कांग्रेस के मुस्लिम कार्ड को काटने के लिए आजाद उम्मीदवार ही सामने हैं और महसूस होता है कि हमेशा की तरह इस बार भी मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में यहां बीजेपी ही बाजी मारने वाली है, क्योंकि वोट अगर एक दो उम्मीदवारों में बटे तो ठीक है, अगर 20-20 उम्मीदवारों में एक ही कौम के वोट बढ़ जाए तो फिर बताइए क्या नतीजा निकलेगा। अगर मैं साफ कहूं तो कांग्रेस की सीधी टक्कर बीजेपी से कम और आजाद उम्मीदवारों से ज्यादा लग रही है। जैसे आप कशनपोल असेंबली का हाल पता कीजिए। 12 नवंबर को मुझे इत्तला मिली थी कि करीब 71 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी दाखिल की थी, जिसमें से 35 मुसलमान उम्मीदवार थे। वहीं आदर्श नगर में 67 उम्मीदवार पर्चे नामजदगी दाखिल किए, जिसमें से 35 मुस्लिम उम्मीदवार निकले। और ये दोनों इलाके मुस्लिम अक्सरियती इलाके कहलाए जाते हैं। टोंक में तो वहां बीजेपी से भी मुसलमान उम्मीदवार है। सारी ही पार्टियों से मुस्लिम उम्मीदवार वहां पर लड़ते हैं, इसलिए कि अक्सरियत मुसलमानों की है। कांग्रेस ने रियासत में 15 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को चुना है। इन तमाम सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को टक्कर देने वाले खुद मुस्लिम उम्मीदवार आजाद उम्मीदवार हैं, जो किसी मुकामी पार्टी से हो सकते हैं या फिर आजाद उम्मीदवार। तो सोचने की बात यह है कि भाई अब इस कौम को हराने वाले कौन हैं। इन तमाम सीटों पर जो मुस्लिम अक्सरियत माने जाते हैं, अब तक करीब 380 से जायद उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी दाखिल किया है, जिसमें से 125 उम्मीदवार तो सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवार हैं। चेक कर लें जाकर के, मुमकिन है थोड़ा बहुत आगे, इसलिए कि अब डेट आगे जाते जाते लोग पर्चे नामजदगी वापस लेते हैं, तो कुछ लोग लिए होंगे, मुमकिन है अब तक कई लोगों ने वापस लिया हो। इसके बावजूद ये वाकई लम्हे फिक्रिया है राजस्थान के मुस्लिम दानिशवरान के लिए भी और सियासी सोच-बूझ रखने वालों के लिए भी। नाज़रीन, जहां तक राजस्थान में मुसलमानों की सियासत और इख्तिदार पर नजर दौड़ाएं, तो ये यू आसिफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जो कि चौथी दुनिया में छपी थी, 2011 के मरदमशुमारी की रोशनी में 9.10% यहाँ की आबादी थी और साल 2017 में एक तजियाती सर्वे के मुताबिक 11.14% मुस्लिम आबादी वाली रियासत राजस्थान में मुल्क की वो वाहिद रियासत है जहां 2013 के असेंबली इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी के 4 खड़े किए गए उम्मीदवारों में 2 अरकान असेंबली मुंतखब हुए थे और उनमें से एक मौजूदा बीजेपी हुकूमत में वजीर ट्रांसपोर्ट यूनुस खान साहब हैं, जो कि साल 2003 की बीजेपी हुकूमत में भी वजीर रह चुके हैं। इन दोनों एमएलए में से एक डेदवाना तो दूसरे नगूर से हैं, एक इलाकों के नाम है। काबिल जिक्र है कि फिलवक्त वहां के असेंबली में कांग्रेस का कोई मुसलमान मौजूद नहीं है, क्योंकि 2013 में कांग्रेस के 15 मुस्लिम उम्मीदवारों में से कोई भी जीत दर्ज नहीं कर पाया था। उस वक्त कांग्रेस के लिए सूरत हाल इतनी खराब हो गई थी कि उसके सभी मुस्लिम काबीनी वज़रा और अरकान असेंबली इंतखाबात हार गए थे। और यह बात भी नोटिस लेने की जरूरत है कि गुज़श्ता 15 वर्षों में बीजेपी के यूनुस खान को 2
बार साल 2003 और 13 में और कांग्रेस के हबीबुर रहमान, तकीयुद्दीन, अब्दुल अजीज, अमीन खान और फिर दुर्रू मियां को एक एक बार वजीर बनने के मौके मिले हैं। नाज़रीन, हकाइक से अंदाजा होता है कि रियासत में मुसलमानों को मजमूई तौर पर सियासत में नजरअंदाज किया गया है और फिर नजरअंदाज किए जाने का यह अमल उस वक्त और ज्यादा महसूस होता है जब आदाद व शुमार से यह हकीकत सामने आती है कि रियासत में मुस्लिम वोटर्स असेंबली की कुल 200 सीटों में से 36 सीटों पर हार और जीत के मामले में अपना असर रखते हैं मुस्लिम वोटर्स, और उनमें से 15 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर्स ही गालिब आते हैं, जबकि 8 से 10 सीटों पर मुस्लिम वोट बैन इंतखाब के नतीजे तय करता है। यह वो हकीकत है जिसके सबब इन सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपने अपने मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा करती रही है। और यह भी काबिल जिक्र है कि रियासत की सियासी तारीख में सिर्फ एक ही आजाद उम्मीदवार रुकने असेंबली बने हैं और 1998 में नगर सीट से मुंतखब हुए थे। तस्सीए के बाद यह चौंकाने वाला अंदाजा होता है कि गुज़श्ता 4 असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की कामयाबी का फीसद बीजेपी के मुस्लिम उम्मीदवारों के फीसद से कम है। गुज़श्ता 4 इंतखाबात में मुख्तलिफ सीटों से 64 मुसलमानों को खड़ा किया गया, जिनमें से 26 मुंतखब हुए, जबकि इन्हीं 4 इंतखाबात में बीजेपी के 14 उम्मीदवारों में से 6 ने कामयाबी का परचम लहराया। यमयू आसिफ मजीद लिखते हैं, उनका मानना है कि 1998 से लेकर अब तक ज्यादा इंतखाबात जीतने का सहरा रुकने असेंबली हबीबुर रहमान के सर जाता है। उन्होंने 1993 से लेकर 2013 तक 20 वर्षों में 5 बार इंतखाबात लड़े हैं और 4 बार कामयाब हुए हैं। 2 बार 2008 और 13 में नगूर में बीजेपी से, तो दोबारा 1993 और 1998, 2008, 2003 और 2013 में कांग्रेस के टिकट पर इंतखाब लड़कर शिकस्त खा भी चुके हैं। यानी मतलब यह कि 4 असेंबली इंतखाबात साल 1998, 2003, 2008 और 2013 में से बीजेपी के 1998 में 4 उम्मीदवारों में से एक, 2003 में भी वाहिद उम्मीदवार, 2008 में 5 उम्मीदवारों में से एक और 2013 में 4 उम्मीदवारों में से 11 कामयाब हुए हैं। और 2013 में उम्मीदवार सबके सब हार गए। इस तरह दोनों पार्टियों ने कुल मिलाकर इन 4 असेंबली इंतखाबात में 78 मुसलमानों को टिकट दिया, जिनमें महज 32 मुंतखब हुए, यानी फीसद के हिसाब से सिर्फ 41%। जी हाँ नाज़रीन, यह हकीकत है। चलिए नाज़रीन, एक बार फिर मुझे ब्रेक की इजाजत है। ब्रेक के उस पार कुछ और हकाइक जानने की कोशिश। नाज़रीन, इस्तक़बाल है सीधी बात की अनोखी महफिल में। नाज़रीन, ये सिर्फ राजस्थान की नहीं बल्कि हर रियासत का यही हाल है। 19-20 फ़र्क के साथ एक तो मुसलमानों को टिकट नहीं मिलते और मिल जाते हैं तो उस पर सियासी पार्टियों की अलग से असबियत वाली सियासत होती है, और फिर मद्दे मुकाबिल में अपने ही कुछ ज़ैली सतह की सियासी तंजीमों के उम्मीदवार या फिर आज़ाद उम्मीदवार, उनमें से बाज़ वो होते हैं जिनको कौम की या सिर्फ इंतखाबात के मौके पर याद आती है, और बाज़ों को खुद बीजेपी हो या फिर दीगर पार्टियां सिर्फ वोट कटवाने के लिए फंडिंग करके खड़ा कर देते हैं। 2 ही वजूहत होती है, एक वजह ये कि उसको सिर्फ इंतखाबात के मौके पर कौम की याद आती है, और दूसरी ये है कि बीजेपी या कांग्रेस की जानिब से वोट कटवाने के लिए आज़ाद उम्मीदवारों को खड़ा कर दिया जाता है। इस तरह इस कौम का बेड़ा गर्क करने में गैरों का काम कम और अपनों का ज्यादा होता है। बहरकैफ राजस्थान में बज़ाहिर तो रास्त टक्कर बीजेपी और कांग्रेस की है।
कुछ मकामी सियासी पार्टियां और कुछ नए वजूद में आने वाली पार्टियां जिसमें कांग्रेस और बीजेपी से नाला लीडरान शामिल हैं, उनका भी इस इंतखाबात में किरदार रहेगा। कुछ वोट काटेंगे, कुछ सीट हासिल करेंगे। जैसे कि मायावती की पार्टी ने कांग्रेस से नाता तोड़कर अकेले इंतखाबात लड़ने का ऐलान किया और 22 उम्मीदवारों की फहरिस्त का उन्होंने पहले ही ऐलान किया था। पता नहीं अब तक कितने उन्होंने इंतखाबात में उतारे हैं। गुज़िश्ता माह एसडीपीआई ने भी कई इलाकों में अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया था और पहली सतह पर 8 उम्मीदवारों का ऐलान किया, और बल्कि कई लोगों ने पर्चे नामजदगी भी भर चुके हैं। लिहाजा मकामी सतह के ज़ैली, बागी और आज़ाद लीडरान भी इस बार राजस्थान के मुख्तलिफ इलाकों में किस्मत आजमाई करने वाले हैं। तो फिर मान कर चले कि राजस्थान के असेंबली इंतखाबात जहां इस बार के दिलचस्प हैं, वहीं बीजेपी के लिए दर्द-ए-सर बन सकते हैं और कांग्रेस के लिए उम्मीद की किरण। वैसे चूंकि इस वक्त बीजेपी पूरी तरह राजस्थान समेत मुल्क भर में नाकाम हो चुकी है, तो उसके पास तरक्कियात और विकास को छोड़कर बाकी सब मुद्दे हैं जिसको एक एक करके वो निकाल रहे हैं अम्र बिन अय्यार की जंबील से। जैसे कि आप राजस्थान के पोखरण में ही ले लीजिए कि कांग्रेस और बीजेपी किस तरह सियासत कर रहे हैं। बीजेपी ने बाड़मेर जिले में पड़ने वाले नाथ फिरके के नारत्रा मठ के महंत प्रतापपुरी महाराज को पोखरण से टिकट दिया है, तो कांग्रेस ने इलाके के मशहूर सिंधी मुस्लिम मजहबी रहनुमा गाजी फकीर के बेटे साले मोहम्मद को मैदान में उतारा है। साले मोहम्मद कई मर्तबा रुकने असेंबली जीत कर भी आ चुके हैं। चाहे जो भी पार्टी कहे कि हम फिरकावाराना सियासत नहीं करते, मगर यहां साफ दिखाई पड़ता है ये कांग्रेस एक जानिब सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेलते हुए मुस्लिम दोस्त होने की भी कोशिश करती है, और दूसरी जानिब बीजेपी पूरी तरह हिंदुत्व का कार्ड खेलती है लेकिन टोंक में मुस्लिम उम्मीदवार को उतारती है, जिसके चलते सियासत तो सियासत, आम माशी जिंदगी और समाजी जिंदगी के ताने बिखर कर रह जाते हैं, और इस तरह एक ही इलाके के दोनों मजहब के अकीदतमंदों को बांट दिया जाता है। जबकि गाजी फकीर साहब के चाहने वाले उसी इलाके में, बाड़मेर में, आसपास के इलाके में हिंदू भी हैं, मुस्लिम लोग भी हैं, और बहुत मशहूर शख्सियत है उस इलाके की। आपको मालूम होगा कि 26 नवंबर को पोखरण में हुए जलसे में योगी आदित्यनाथ ने कहा राहुल गांधी अजमेर शरीफ गए थे और वहां उन्होंने गोत्रा के बारे में बोले। गोत्रा यानी विरासत, अपने माँ बाप दादाओं का नाम और उनके मजहब के बारे में बोलना। और उन्होंने कहा अरे राहुल, आपके नाना तो कहते थे कि वो हादिसाती तौर पर हिंदू हैं, हमें हिंदू होने पर फख्र होना चाहिए। यह बात कही थी योगी ने। इसी जलसे में महंत प्रतापपुरी ने कहा था जब जब यहां तजुर्बे हुए हैं तब तब पोखरण की जमीन कामयाब हुई है। अब 7 दिसंबर को तजुर्बा होने वाला है। यह हुब्बुल वतनी का यज्ञ है। यज्ञ यानी कि हिंदू धर्म में एक मखसूस पूजा को कहा जाता है जो मखसूस जहन को सामने रख करके किया जाता है। इसमें मैं नहीं आप जीतेंगे, उस महंत का कहना था। महंत प्रतापपुरी और फिर योगी के बयान के बाद जैसे यहां एक किस्म की नफरत की फिजा बन गई थी और अभी भी बनी हुई है। हर तरफ खौफ का माहौल बना हुआ है। एक इंतखाबी चौपाल में बीजेपी के जैसलमेर जिले के सदर जुगल कशोरदियास ने वहां कहा कि वो अली अली करते हैं और हम बजरंग बली करते हैं। गाय उनके लिए जानवर है और हमारे लिए मां है। तो इस तरह की बयानबाजियों से आवाम को पूरी तरह मजहब और धर्म में उलझाकर और राहुल गांधी के खानदान की तफसीलात और फिर हिंदू है या नहीं, इस तरह की सुर्खियों पर हिंदुस्तानी तारीख की सबसे घटिया तरीन सियासत इस वक्त हिंदुस्तान में हो रही है, जो हमेशा से होती आई है, लेकिन इसमें इस वक्त ज्यादा शिद्दत आ गई है। बहरकैफ नाज़रीन, हकीकत यह है कि जिस तरह शहरों में तरक्याती काम कम होते हैं वैसे देहातों में नहीं होते हैं, और सियासतदान इंतखाबात के करीब में कुछ रास्ते बना लेते हैं, कुछ स्कीमें, कुछ मंसूबे लॉन्च करते हैं, चाहे वो पूरी हो कि ना हो, और फिर मीडिया में खूब इश्तिहार करके बार बार दिखाकर अवाम को बेवकूफ़ बनाते ही रहते हैं।
ये सिर्फ एक सियासी पार्टी का रवैया नहीं है, हर सियासी पार्टी का जो भी इख्तिदार में आती है उसका यही काम है। काम होते हैं 10%, 90% सिर्फ इश्तिहार होता है। जबकि आपको असल भारत तो देहातों में नजर आएगा, जहां एक किसान कर्ज के बोझ तले इतना दब जाता है कि खुदकुशी कर लेता है। पानी ना होने की वजह से जब औरतें 10-10 किलोमीटर दूरी से पानी सेंच कर लाती हैं तो वहां आपको असल हिंदुस्तान नजर आएगा। बच्चों के अखराजात बर्दाश्त ना कर सकने और बाल बच्चों को खुश ना रखने से बेजार जब एक बाप जहर खाकर खुदकुशी करता है तो वहां आपको असल हिंदुस्तान नजर आएगा। जब ईद और दिवाली एक हिंदू और मुस्लिम साथ मिलकर कर रहे होते हैं तो एक शख्स नफरत का पुजारी आकर जब हिंदू मुसलमान में तफरीका पैदा करके फसादात कराने की कोशिश करता है तो वहां आपको नजर आता है असल हिंदुस्तान क्या है। किसान जब परेशान होकर रास्ते पर निकल आए वहां नजर आता है कि असल हिंदुस्तान क्या है। बेरोजगार नौजवान जब नदी में कूद कर या फांसी लेकर मर जाए तब समझ में आता है कि डिजिटल इंडिया क्या है और राइजिंग इंडिया की हकीकत क्या है। जब तन्हा औरत बल्कि 3 और 4 साल की बच्ची तक का मसरूफ तरीन शहर में रेप हो जाए तो तब समझ में आता है कि ये सियासी लीडरान क्यों बार बार बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि को खींच लाते हैं दरमियान में। जब दिल्ली जैसे शहर में, जो हिंदुस्तान का मरकजी शहर है, उसके एक गली में 3 मासूम बच्चियां भूख से मर जाती हैं और 8 दिन तक एक लुकमा उनके मुंह में नहीं जाता और दम तोड़ जाती हैं तो तब समझ में आता है कि एक भगवा रंग का चोला पहने एक नफरत का पुजारी ये क्यों कहता है कि दिल्ली की जामे मस्जिद के नीचे मूर्तियां मिलेंगी, खोद कर देखो। जी हां नाज़रीन, जब आप वादे निभाने में पूरी तरह नाकाम हो जाते हैं तो फिर आपको एक आम इंसान को भड़काने के लिए सिर्फ धर्म ही मिलता है, राम मंदिर ही मिलता है। राम मिलता है, अल्लाह मिलता है, मस्जिद मिलती है और मंदिर मिलता है, जिसके जरिए रजील और घटिया किस्म के लोग इख्तिदार तक पहुंच जाते हैं और फिर पूरे मुल्क को नेस्तो नाबूद कर देते हैं। जी हाँ नाज़रीन, यही हकीकत है और यही सियासत। नाज़रीन, वक्त हो चला है। जब तक सियासत है और मुख्तलिफ पार्टियां हैं, नजरियात बदलते रहेंगे, लीडरान बदलते रहेंगे। हुकूमतें किसी की भी लाजवाल नहीं होती, सबको जवाल है। कोई नजरियात को अपनी पॉलिसी के तहत मिठास के अंदाज के मुताबिक थोपता है, कोई जबरदस्ती थोपता है। बस इतना ही फर्क है। ऐसे में हम आम आदमियों को, मुझे और आपको, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, इनकी जिम्मेदारी होती है। जैसी रियाया की आदतें होती हैं वैसी हुक्मरान मुसल्लत किए जाते हैं। लिहाजा जब मुल्क का सियासी मंजरनामा हम लोगों के सामने है और गुज़िश्ता 4 और 5 सालों से आम आदमी विकास के नाम पर ठगा जाता रहा है, जिसका अभी जन्म ही नहीं हुआ उस विकास का, तो चाहे मुसलमान हो या हिंदू, उसको सोचना चाहिए कि उसका कीमती वोट किसके हक में होगा। अब यह बात अलग है कि वोटिंग मशीन पर आप किस कदर एतमाद करते हैं, क्योंकि बीजेपी पर हमेशा इल्जाम लगता रहा है कि वोटिंग मशीन में सेटिंग की जाती है। अभी हालिया मध्य प्रदेश के इंतखाबात के बाद तो इतनी शिकायतें मौसूल हुई हैं कि बाकायदा इसको लेकर के अब कोर्ट तक जा रहे हैं लोग। कहीं पर पहले ही किसी कमरे में वोटिंग मशीन के साथ कई लोग पकड़े गए, तो कहीं पर जो है वोटिंग सेंटर पर बड़ी मुश्किल से 2 दिन बाद वोटिंग के बाद मशीनें पहुंची हैं। ये सारी रिपोर्टें आप लोग देख रहे होंगे। नकली वोटिंग कार्ड के जरिए भी वोटिंग की जाती रही है। और रही बात मुसलमानों की, तो वो अक्ल सलीम से काम ले और ऐसे लीडर को, चाहे वो आपके लिए कितना ही मुखलिस क्यों हुआ हो, अगर उसकी वजह से वोट कटते हैं तो उसे मशवरा दीजिए कि हिस्सा ना ले। इसके बावजूद अगर ले रहा है तो आप ऐसे शख्स को ही चुने, चाहे वो किसी भी समाज और धर्म से ताल्लुक क्यों न रखता हो, जिससे इत्तेहाद का पैगाम जाए। जी हाँ नाज़रीन, यही सीधी बात का पैगाम है। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।